आप देख रहे हैं इन्फोटेक टेक्निकल क्लासेस। तो फ्रेंड, हमने आज आपके सामने शेपर मशीन का नया टॉपिक लेके आ गए हैं। लास्ट टॉपिक में हमने आपको शेपर की जो शेपर मशीन के जितने पार्ट्स होते हैं उन सबको कंप्लीट कर दिया था। मैंने आपको शेपर के 3 पार्ट्स के बारे तीन पार्ट्स में वीडियोस दिए हैं, जिसमें मैंने शेपर के ऑपरेशन, शेपर के पार्ट्स और शेपर के टैग्स के बारे में मैंने आपको पूरा डिस्कस किया उस वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं आपको शेपर के मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा कि जो शेपर का जो ड्राइविंग मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, और जो शेपर का रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है वो कैसे वर्क करता है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा विभिन्न शेपर मैकेनिज्म, डिफरेंट शेपर मैकेनिज्म, शेपर के डिफरेंट टाइप के डिफरेंट जो मैकेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए मैं बताऊँ। तो फ्रेंड, मैं आपको शेपर के आज मैकेनिज्म के बारे में बताऊँ। तो देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ शेपर मैकेनिज्म। तो ठीक है, शेपर के रैम को प्रतिचालन गति देने के लिए, रैम को शीघ्र वापस के लिए और टेबल को फीड देने के लिए शेपर पर कई प्रकार के मैकेनिज्म लगाए जाते हैं। यानी कि प्रतिचालन गति देने के लिए, और जो इसके रैम होता है उसको क्विक रिटर्न मोशन देने के लिए, और टेबल की जो फीड होती है उसके लिए हमें कई अन्य मैकेनिज्म का हम प्रयोग करते हैं शेपर मशीन में। तो चलिए हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला है ड्राइविंग मैकेनिज्म। तो मैं आपको बताऊँ ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या होता है। तो ठीक है, ड्राइविंग का मैकेनिज्म मैं आपको बता दूँ अपने एक लैंग्वेज में। ड्राइविंग मतलब जो शेपर मशीन को चलाता है वो हो गया ड्राइवर। जैसे आपको यहाँ पे ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर क्या होता है, हमारी गाड़ी चलाता है, तो यहाँ पे जो ड्राइवर है वो शेपर मशीन को चलाएगा। तो ये हो गया ड्राइविंग मैकेनिज्म। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शेपर चलाने के लिए उपयुक्त साइज के अनुसार एक उपयुक्त हॉर्स पावर की मोटर लगी होती है। मतलब जो शेपर मशीन को चलाने के लिए जिस टाइप की जो शेपर मशीन होगी, हैवी लोड के लिए होगी या लाइट लोड के लिए होगी या मीडियम लोड के लिए होगी, उसके अनुसार हम उसमें उतनी ही हॉर्स पावर की मोटर लगाते हैं। अगर हमारी जो शेपर मशीन है वो हमने लाइट वर्क के लिए रखी है तो हम उसमें लाइट वेट की मोटर लगाएंगे, लाइट वाट की मोटर लगाएंगे, तो मतलब हम उसमें कम हॉर्स पावर की मोटर। अगर हमने कोई मशीन अगर हैवी जॉब्स के लिए बनाई है तो हम उसमें हैवी हॉर्स पावर की मोटर लगाएंगे। तो मतलब अपनी इच्छा के अनुसार उसमें हम मोटर सेट कर सकते हैं। ठीक है, और बुल गियर की पावर को गियर ट्रेन के द्वारा पहुंचाया जाता है। मतलब कि जो बुल गियर जो होता है, जो हमारा बुल गियर जब घूमना स्टार्ट करता है तो उसकी जो पावर होती है वो गियर ट्रेन के द्वारा पहुंचाता है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं गियर ट्रेन क्या होती है। देखिए, और गियर ट्रेन वो होते हैं जिसमें बहुत सारे गियर एक साथ अटैच होते हैं। अब जैसे फ्रेंड ये देखिए, यहाँ पे ये 4 गियर हैं, वो एक साथ अटैच है, और यहाँ पे एक हमारा बुल गियर लग गया पड़ा। तो अब आप ये देखिए, यहाँ जब ये हमारा बुल गियर इसके दांतों से अटैच हो जाएगा, तो जब हम बुल गियर को रोटेट कराएंगे तो बुल गियर हमारा इससे मैच है, ये वाला गियर मूव करना स्टार्ट करेगा, और ये वाला गियर इससे मैच है, जब ये घूमेगा तो ये घूमना स्टार्ट करेगा, और ये वाला इससे मैच है, जब ये घूमेगा तो ये स्टार्ट करेगा, ऐसे ये वाला स्टार्ट कर देगा। तो ये सब आपस में रोटेट करना स्टार्ट कर दें तो एक टाइम पे हमारा रैम को गति मिल जाएगी। इसी से हमारा रैम जो होगा उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है गियर ट्रेन। ठीक है, बुल गियर की पावर को गियर ट्रेन के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, जहां पर घुमावदार गति को प्रतिचालन गति में परिवर्तन करके रैम को चाल दिया जाता है। मतलब जो गियर जो होते हैं वो हमारे घुमावदार डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि रोटरी मोशन मूव करते हैं। रोटरी मोशन से हमें मूव करने के बाद हम जो हमारा जो रैम होता है उसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड का मोशन लेते हैं, वो हमारे घुमावदार मोशन से प्रतिचालन मोशन में इसको परिवर्तन करते हैं। देखिए, यदि शेपर गियर टाइप है तो लीवर की सहायता से रैम की स्पीड को बदला जाता है। अगर जो हमारी शेपर है, हमारी जो शेपर भी काफ़ी टाइप के होते हैं। मैंने आपको पहले बताया, हाइड्रोलिक, क्रैंक टाइप शेपर और गियर टाइप शेपर। मतलब इसमें हमको दे दिया, अगर शेपर जो गियर टाइप की शेपर है तो हम उसमें इसका स्पीड का जो बदलाव करेंगे वो हम स्पीड के लीवर के द्वारा करेंगे। देखिए, जैसा कि यहाँ पे देखा है, अगर गियर टाइप है तो लीवर की सहायता से रैम की स्पीड को बदला जाता है। ठीक है, परंतु यदि शेपर कोन या स्टेप पुली टाइप है तो बेल्ट को विभिन्न स्टेप में बदलकर स्पीड को बदला जाता है। तो फ्रेंड, हमारी जो शेपर मशीन में बोल दिया, अगर हमारी जो शेपर मशीन वो अगर कोन पुली टाइप है तो मैं आपको बता दूं कोन पुली टाइप में ऐसे होता है। ये देखिए, इस टाइप से 3 या 4 कोन बने होते हैं। ठीक है, और इस तरफ हमारा एक ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके द्वारा मोटर लगे तो ये हमारा बेल्ट के द्वारा यहाँ पे कनेक्टेड रहता है इससे। अगर जैसे हमको अगर हाई स्पीड करनी है या फिर लो स्पीड करनी है तो हम इसकी बेल्ट को मतलब इसमें 3 या 4 स्टेप बने होते हैं, तो हम अपने स्टेप मतलब बेल्ट को स्टेप में सेट कर करके हम अपनी स्पीड को बदल सकते हैं। अगर हमको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो हम बड़े वाले में सेट कर देंगे, अगर हमको कम स्पीड चाहिए तो हम इसको छोटे वाले में लेके आ जाए। तो फ्रेंड, मैं आपको एक बात देखिए, जो हमारी पुली होती है, जो हमारी स्टेप पुली होती है, उसमें स्टेप से स्टेप बने होते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए, पहले सबसे बड़ा होगा, फिर थोड़ा इससे छोटा होगा, थोड़ा फिर उससे छोटा होगा, फिर और छोटा होगा। तो फ्रेंड, यही है कि अगर आपको हाई स्पीड चाहिए तो आप इसको बड़े ग्रुप में सेट करेंगे, अगर आपको उससे थोड़ी लो चाहिए तो आप उससे थोड़े में सेट करेंगे, अगर आपको और लो चाहिए तो उससे, अगर आपको सबसे कम स्पीड चाहिए तो आप सबसे छोटे वाले स्टेप में इसकी जो बेल्ट है उसको सेट करेंगे। ठीक फ्रेंड, तो मैंने आपको स्टेप के बारे में, स्टेप पुली के बारे में बता दिया। तो हमारे जो कुछ शेपर होते हैं वो स्टेप कौन पुली में भी कार्य करती है। हम उसकी स्पीड में बदलाव, हम जो स्टेप पुली जो हमारे शेपर होते हैं उसमें हम जो स्पीड का बदलाव जो करते हैं वो बेल्ट को स्टेप पे बदल के करते हैं। ठीक फ्रेंड, तो मैंने आपको ड्राइविंग मैकेनिज्म बताया। तो चलते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं। हमारा वो हो गया हमारा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है हमारी शेपर मशीन के लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं। देखिए,
शेपर में व्यर्थ समय को घटाने के लिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को लगाया जाता है। मतलब व्यर्थ समय मतलब जो हमारा फालतू का जो समय होता है उसको बचाने के लिए हम शेपर मशीन में क्विक रिटर्न मोशन को लगाते हैं, ठीक है, जो कि उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायक होता है। मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए यानी मास प्रोडक्शन के लिए सहायक होता है, ठीक है। इसमें कटिंग और रिटर्न स्टॉक का अनुपात 3:2 होता है। तो फ्रेंड्स का जो कटिंग और रिटर्न स्टॉक का अनुपात होता है 3:2 होता है। ये क्यों होता है? तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, क्योंकि फॉरवर्ड स्टॉक में जब कटिंग करता है तो इसके पास एक कार्य होता है, तो जो जिसे ये कटिंग करने में 3 सेकंड लगाता है, लेकिन जब ये रिटर्न स्टॉक में आता है तो इसके पास कोई भी कार्य नहीं होता, तो ये 2 सेकंड में वापस आता है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब ये टूल को मतलब जब इसका टूल कटिंग करता है तो 3 सेकंड लगाता है, और जब कटिंग करके रिटर्न आता है 2 सेकंड लगाता है। तो इसका अनुपात जो होगा 3:2 होगा। तो काफी बार एग्जाम में इसको पलट के पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो उसमें पूछ लेता है आपका रिटर्न स्टॉक और कटिंग स्टॉक का अनुपात क्या होता है, तो वहां पे इसका अनुपात जो होगा वो होगा 2:3। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन घुमा भी देता है, आपको बस ये देखना है कि उसमें सबसे पहले कटिंग दिया है या फिर रिटर्न दिया है, तो उसके अनुसार ही आपका जो अनुपात होगा वो बनेगा, ठीक है। देखिए, क्रैंकर स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म, जिसमें बुल गियर पावर को ड्राइव पाने से प्राप्त करती है। तो मतलब जो इसमें स्लॉट और लिंक मैकेनिज्म जो होता है उसको जो पावर मिलती है वो बुल गियर के द्वारा मिलती है। बुल गियर के साथ क्रैंक पिन घूमती है, जो बुल गियर होता है उसके साथ क्रैंक पिन भी घूमती है, ठीक है, जो कि स्लाइडिंग ब्लॉक्स में फिक्स रहती है। तो एक इसमें स्लाइडिंग ब्लॉक लगाता है, उसके अंदर फिक्स रहती है। तो देखो मैं आपको ये देखिए, ये है क्रैंक पिन, ठीक है, ये होगा स्लाइडिंग ब्लॉक। ये देखिए, ये आप यहाँ पे रोम्बस इसका देख रहे होंगे, ये वाला, ये स्लाइडिंग ब्लॉक रहता है, इसमें ही ये फिक्स होता है, और इसी के द्वारा हमारा जो शाफ्ट होती है इसको मूवमेंट मिलती है, इसको, और इसके द्वारा हमारा रैम गति करता है, ठीक है। देखिए, स्लाइडिंग ब्लॉक स्लॉटेड लिंक में मूव करते हैं। जो स्लाइडिंग ब्लॉक होता है ये है, और ये पूरा स्लॉटेड जो लिंक होता है इसमें मूव करता है, ठीक है, ये वाला, ये पूरा ये होता है, इसके अंदर ये मूव करता है, जो कि बॉटम पर फिट होता है। बॉटम पर जो फिट होता है बिल्कुल नीचे की, ये देखिए, ये वाला जो है, ये जो क्रैंक है स्लॉटेड है, ये यहाँ पे फिक्स होते हैं बिल्कुल बॉटम पे, ठीक है, और इसके टॉप पर कंपेसेटिंग लिंक के साथ रैम के साथ जोड़ दिया जाता है। जो इसका टॉप होता है, देखिए यहाँ पे कंपेसेटिंग लिंक है, ये देखिए, इसके द्वारा हम यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं, ये जो स्लॉटेड लिंक है इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। इस प्रकार ऑसिलेटिंग मोशन रैम की रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदल जाता है। तो मतलब ऑसिलेटिंग जो मोशन होता है वो रैम का रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदल जाता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन वो होता है मतलब क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, जो हमारे शेप का जो टेबल होता है वो मूवमेंट करता है, और ये वाला जो है इसका जो ऑसिलेटिंग जो मोशन होता है वो होता है फ्रेंड इस टाइप का, जैसे आपके जो पिस्टन जो मूव करने स्टार्ट करता है इस टाइप से। यही जो सेम मोशन जो हमारा जो फॉलो होता है वो हमारे एक ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर भी यही मोशन जो हमारा फॉलो होता है, तभी हमारा पिस्टन जो होता है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो फ्रेंड मैं आपको इसके बारे में बता, देखिए यहाँ पे बुल गियर, ये देखिए, ये वाला है छोटा, ये ड्राइविंग पिनियन है, इसको मोटर के द्वारा जोड़ दिया जाता है, फिर इससे ही हमारे ये सारे मैकेनिज्म रोटेट करने स्टार्ट कर देते हैं, और इसी से हमारे रैम को रेसिप्रोकेटिंग गति मिलने स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैंने क्विक रिटर्न मोशन आपको बताया। तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका अनुपात एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, अधिकतर एग्जाम में देखा जाता है फ्रेंड, तो आप इस चीज को ध्यान से अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। तो फ्रेंड मैंने आपको मैकेनिज्म के बारे में बता दिया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं शेपर टूल, जो शेपर मशीन में जो हम टूल प्रयोग करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, तो देखिए, शेपर टूल आकार में लेड टूल जैसे ही होते हैं। जो शेपर टूल होते हैं वो आकार में लेड टूल जैसे ही होते हैं, मतलब कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही होता है। शेपर मशीन में भी हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, परंतु इनका क्लियरेंस एंगल लेड टूल की अपेक्षा कम होता है। मतलब जो इनका क्लियरेंस जो एंगल होता है वो लेड टूल की अपेक्षा काफी कम होता है, ठीक है। तो मैं क्लियरेंस एंगल बता दूं, क्लियरेंस एंगल हम इसलिए देते हैं कि जो हमारा टूल होता है वो जॉब से रगड़ ना खाए, ठीक है, याद रखिएगा। स्ट्रेट या बेंट आकार के विभिन्न प्रकार के शेपर टूल प्रयोग जाते हैं। स्ट्रेट या बेंट आकार मतलब सीधे या फिर थोड़े मुड़े हुए प्रकार के शेपर जो टूल होते हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। इंसर्टेड ब्लेड कटिंग टूल के साथ विशेष टूल होल्डर भी पाया जाता है। इंसर्टेड ब्लेड मतलब कुछ जो शेपर टूल होते हैं वो होते हैं हमारे इंसर्ट टाइप शेपर टूल, जिसमें हम इंसर्ट जो होता है वो अलग से हम एक स्क्रू के द्वारा हम इसमें टाइट करते हैं और उसको लूज करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। मतलब हम उसको जब उसके इंसर्टेड होते हैं वो मतलब एक तरीके से मैं आपको बता दूं फ्रेंड, एक आपको यहाँ मैं शेपर टूल बताता हूँ। देखिए, ये इस टाइप का कोई शेपर टूल है, ये देखिए, ठीक है, और यहाँ पर जो होता है ना उसमें जो हम एक इंसर्ट लगाते हैं, देखिए हम एक अलग से हमारा जो, देखिए इस टाइप का ये इंसर्ट हम इसमें शेपर टूल में लगाते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, फिगर कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है बट आपके समझने के लिए। और यहाँ पर ये होता है इसके इंसर्ट को इसके ऊपर ही स्क्रू कर दिया जाता है, और उसके जो कटिंग एज होते हैं वो थोड़े टूल से बाहर निकले होते हैं, जिससे कि जो हमारे कटिंग एज होते हैं वही जॉब से रगड़ खाएं, जो टूल की बॉडी है वो जॉब से रगड़ ना खाए, ठीक है। इंसर्टेड टाइप भी इसमें जो टूल पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको शेपर पर प्रभावपूर्ण प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब इन टूल का प्रभावपूर्ण मतलब अच्छे से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, इसका जो होता है प्रभाव अच्छा पड़ता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड मैंने आपको फिगर से बता दिया। देखिए मैंने आपको इंसर्टेड ब्लेड जो कटिंग टूल है वो भी इसमें पाए जाते हैं, हम उसका भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जिनको शेपर पर प्रभावपूर्ण प्रयोग में लाया जा सकता है, इस जो इंसर्टेड जो ब्लेड टाइप के कटिंग टूल होते हैं उनको हम प्रभावपूर्ण से प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। आवश्यक फिनिश के अनुसार शेपर टूल का चयन किया जा सकता है। तो आवश्यक जो फिनिश होती है मतलब हम अपने फिनिशिंग के अनुसार ही शेपर के जो टूल होते हैं उनका चयन करते हैं।
तथा रफ कार्य के लिए रफिंग टूल और फिनिश कार्य के लिए फिनिशिंग टूल की आवश्यकता होती है। मतलब हमारे शेपर में भी जो होते हैं वो दो टाइप के कटिंग टूल होते हैं, एक होता है रफ कटिंग टूल, एक होता है फिनिश कटिंग टूल। तो जब हमको रफ कटिंग करनी होती है तो हम रफ कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं, अगर जब हमको फिनिशिंग कटिंग करनी होती है तो फिनिशिंग टूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार टी स्लॉट काटने के लिए एक विशेष टूल का प्रयोग किया जाता है और वी ग्रुप काटने के लिए वी आकार के टूल का प्रयोग किया जाता है। तो जब हमको शेपर के द्वारा हमें टी स्लॉट काटने होते हैं तो उसके लिए एक हमारा विशेष टूल आता है, तो हम टी स्लॉट काटने के लिए उस विशेष टूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड। और अगर हमको वी ग्रुप काटने होता है उसके तो वी ग्रुप के लिए भी हमारे शेपर मशीन में एक स्पेशल टूल आता है जो वी आकार का होता है, उसके द्वारा हम वी ग्रुप काट सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखिए ये है आपका हॉरिजॉन्टल शेपर टाइप टूल, ये देखिए इस टाइप में है। हॉरिजॉन्टल में देखिए इस डायरेक्शन से, इस देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दे रखी है, इस डायरेक्शन से टूल जो है वो कटिंग कर रहा है। ये हो गया हमारा वर्टिकल टाइप। ये देखिए वर्टिकल टाइप जो होता है वो देखिए हमारा थोड़ा सा बेंट है, यहाँ पे हमने क्लियरेंस दे रखा है। ये वाला जो एंगल है फ्रेंड, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ, ये वाला जो बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल है क्लियरेंस एंगल। इसी के कारण जो हमारा टूल है वो जॉब से रगड़ नहीं खा रहा है। ठीक है। और ये देखिए थोड़ा हल्का सा बेंट है, ये आप यहाँ देख सकते हैं हल्का सा बेंट है। ठीक है। ये वर्टिकल, ये हो गया हमारा इंक्लाइन टूल। इंक्लाइन टूल मतलब हमने इसको किसी एंगल में सेट करके जब हमें किसी जॉब में अगर कोई एंगुलर जो सरफेस मतलब कोई एंगुलर में कुछ अगर शेपिंग करनी है शेपर मशीन के द्वारा, अगर हम एंगुलर में कोई मशीनिंग करनी है तो उसके द्वारा हमारा जो इंक्लाइन जो टूल आता है वो होता है, और हम जो वर्टिकल टूल होल्डर होता है उसको हम थोड़ा टिल्ट करके अपनी इच्छा के अनुसार जितना भी एंगल रहता है उसके अनुसार हम करके इसमें आप ये देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे काट रहा है ये काट रहा है हमारा डफटेल ग्रुप्स। तो देखिए मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग जो शेपर होती है वो डफटेल ग्रुप्स भी काटते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये डफटेल ग्रुप्स काट रहा है इंक्लाइन करके। ठीक है। ये देखिए ये काट रहा है डक्टाइल ग्रूव्स। तो शेपर मशीन के वर्टिकल टूल होल्डर को हम अपनी इच्छा के अनुसार टिल्ट करके हम उस पर इंक्लाइन सरफेस या फिर डक्टाइल ग्रूव्स भी काट सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो मैंने आपको शेपर टूल के बारे में बता दिया, तो चलिए अब मैं आपको अपना नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा स्पीड एंड फीड। तो देखिए मैं आपको बताऊँगा स्पीड और फीड क्या होता है। अधिकतर जो स्पीड और फीड होते हैं वो सभी मशीनों में ज़्यादातर सेम ही होती है। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए रैम का शेपर के रैम का प्रति मिनट में जितना आगे और पीछे चलता है अर्थात स्ट्रोक लगाता है वो शेपर की स्पीड कहलाती है। तो जो शेपर जैसे होता है हमारा कटिंग मतलब 1 मिनट में उसने जितना मतलब 1 मिनट में जितनी बार वो आगे व पीछे गया तो वो हमारी शेपर की कटिंग स्पीड हो जाती है। मतलब आप एक तरीके से मानिए जैसे ये हमारा रैम है और हमारा 1 मिनट में अगर ये 10 बार बैकवर्ड और फॉरवर्ड में हो गया, मतलब इसे 10 स्ट्रोक लगा दिए तो हमारी जो स्पीड होगी प्रति मिनट 10 स्ट्रोक होगी इसकी, इस शेपर मशीन की। ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, हम इसको जान सकते हैं कि 1 मिनट में शेपर द्वारा लगाया गया स्टॉक होता है वो शेपर मशीन की कटिंग स्पीड कहलाती है, वो शेपर मशीन की स्पीड कहलाती है। तो अब हमसे कोई पूछ सकता है कि शेपर मशीन की स्पीड क्या होती है, तो मतलब आप इससे सीधा सिंपल ये बोल सकते हैं कि 1 मिनट में जितना मतलब 1 मिनट में शेपर का रैम जितने स्टॉक लगाएगा वो शेपर की स्पीड कहलाएगी। ठीक है। तो अब मैं आपको फीड के बारे में बता रहा हूँ। देखिए फीड, रैम के प्रत्येक स्टॉक में जॉब टूल को क्रॉस करते हुए जितना आगे बढ़ता है उसे शेपर की फीड बोलते हैं। मतलब कि जो हमारा जैसे हमारा टूल है, अब ये हमारा जो हमारा टूल होता है शेपर मशीन वो वर्टिकली लगा होता है। अब देखिए जो शेपर होती है जो उसका वो जो हमारा रैम होता है वो इस तरीके से होता है, हम शेपर का जो होते हैं वो जो टूल होता है वो इस तरीके से उससे माउंट करते हैं तो हमारे वर्टिकली मूव करता है। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारी जॉब है, तो ये हमारा टूल है। मतलब इन्होंने बोला कि जो टूल है प्रत्येक स्टॉक में जॉब टूल को क्रॉस करता है। मतलब कि अब जैसे हमने कोई प्रत्येक स्टॉक लाई, जैसे हमने इसको फॉरवर्ड स्टॉक दिया और ये फॉरवर्ड स्टॉक में कटिंग करी तो ये कटिंग करता हुआ जितना जब टूल जब जॉब को क्रॉस कर देगा, मतलब कि अब जैसे ये हमारी इतनी बड़ी जॉब है यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी जॉब है, तो ये यहाँ से एंटर हुआ कटिंग करना, यहाँ से कटिंग करता 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 जब इसे यहाँ एंड तक इसने कटिंग करते हुए जब ये क्रॉस कर गया तो वो जो उसने क्रॉस किया और जितना इसने एमएम का कट लगाया वही हमारी कटिंग, वही हमारी फीड कहलाती है शेपर मशीन की। ठीक है। तो मैंने आपको बताया जितना जो जॉब होता है, मतलब जॉब ले लो या टूल ले लो, मतलब अगर हमारा मतलब आप टूल भी बोल सकते हैं क्या जॉब बोल सकते हैं आप, मतलब जो हमारा टूल है ये हमारा गति करता करता यहाँ क्रॉस हो गया। ठीक है। तो आप यही बोल सकते हैं कि जॉब ने टूल को क्रॉस कर लिया, आप ये बोल सकते हैं कि टूल ने जॉब को क्रॉस कर लिया। तो मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब जब आपका जो जॉब होता है वो टूल को क्रॉस कर जाता है पूरा तो वो आपकी फीड कहलाती है। तो आप जो फीड होती है वो हम फीड लीवर के द्वारा ही देते हैं इसमें। ठीक है। तो देखिए रैम के प्रत्येक स्टॉक में जो आप टूल को क्रॉस करता है जितना आगे बढ़ता है तो उसे हम शेपर की फीड कहते हैं। तो फ्रेंड मैंने आपको आज इस वीडियो मैकेनिज्म बताया, शेपर टूल के बारे में बताया, फीड स्पीड और फीड के बारे में बताया। तो फ्रेंड इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन पीडीएफ नोट्स होंगे वो मैं आपको एमसीक्यू सेक्शन और पीडीएफ सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड। तो मैंने आपको शेपर मशीन के बारे में काफ़ी बताया और मैं शेपर मशीन से रिलेटेड आने वाले टाइम में भी वीडियोज़ को लेके आऊँगा आपके सामने। ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।